स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज से मैं आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ाने जा रहा हूँ। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को शॉर्ट में DSA भी बुलाया जाता है। तो आज से मैं आपको DSA पढ़ाने जा रहा हूँ। DSA जो है आजकल दो तरह के लोग खूब पढ़ रहे हैं। पहले तो वो हुए जो कि कॉलेज में है सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है कॉलेज में DSA ज़्यादातर, तो वो लोग पढ़ रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनको जॉब्स चाहिए, जिनको नौकरियां चाहिए। नौकरियां भी साधारण नहीं, बड़ी कंपनीज में चाहिए। ठीक है, बड़ी कंपनी तो बहुत सारी है, लेकिन आजकल ये बड़ा फेमस है। लोग इसे बुलाते हैं फैंग। इसका मतलब क्या हुआ आप सबको पता होगा। जो लोग DSA पढ़ने आए हैं नौकरी के लिए उनको पहले से पता होगा। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं। F से हो गया फेसबुक, ठीक है। A से अमेजॉन, फिर अगला ए से हो गया एप्पल, फिर नेटफ्लिक्स और फिर गूगल। ठीक है, अब DSA का इन कंपनी से क्या लेना देना है। तो दरअसल हुआ क्या है आज के डेट में कि ये सारी कंपनी जो है इंटरव्यू में कोडिंग राउंड अवश्य रखती हैं। और वो कोडिंग राउंड जो होता है वो मेनली डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पर बेस्ड होता है। तो अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पता है तो इन कंपनी के 90% इंटरव्यू आप ऑलरेडी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, टेक्निकल राउंड जितने भी होंगे कोडिंग के, यहाँ तक कि रिटेन में भी ये लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम से रिलेटेड सवाल आपको देंगे। तो सारे के सारे राउंड जो हैं जितने भी होते हैं इन कंपनीज में, उसमें मैक्सिमम में आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो 90% इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपका DSA बहुत ही मजबूत है। तो इन्हीं कंपनी को शॉर्ट में फैंग बुलाते हैं। आजकल चला हुआ है, काफ़ी नाम है। लोग इन कंपनी की तरफ काफ़ी आकर्षित हैं इधर जाने के लिए, और कारण ये है कि बहुत पैसा मिलता है इधर। वाकई में काफ़ी पैसा मिलता है। कितना मिलता है ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप खुद नेट पे सर्च करेंगे तो ये कंपनी जो है बहुत ही पैसे दे रही हैं लोगों को। ठीक है, और यहाँ जाने के लिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि इन कंपनीज में, इन फैंग कंपनीज में जिनका भी मैंने आपको नाम बताया, जिन लोगों को सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल चाहिए, यानी कि जिन लोगों के पास 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, तो वो बिल्कुल सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही रोल चाहेंगे। तो उनको DSA के अलावा सिस्टम डिजाइन भी आना चाहिए। कॉलेज वालों के लिए, फ्रेशर्स रोल के लिए DSA काफ़ी है। ठीक है, तो जिनको सीनियर इंजीनियर का रोल चाहिए उनको DSA तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ सिस्टम डिजाइन भी आना चाहिए। जबकि कॉलेज वालों के लिए DSA काफ़ी है। DSA से उनका 90% काम हो जाएगा। ठीक है, अब लोगों ने थोड़ा और जोड़ दिया है, फैंग मूला। अब ये M क्या है, M से हो गया माइक्रोसॉफ्ट, U से यूबर, L से लिंक्डइन और A से हो गया एटलासियन। एटलासियन क्या है, यह एक कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन इसका एक प्रोडक्ट जो काफ़ी मशहूर है वो है जीरा टूल। जीरा टूल क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इस टूल का बहुत काम आता है। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो मैनेजमेंट होता है वो इस टूल के मदद से बहुत आसानी से होता है। तो जो लोग ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको जीरा टूल के बारे में पता होगा। तो एटलासियन ये भी करती है, मतलब जीरा टूल बनाती है। ठीक है, तो फैंग तो पहले से फेमस था ही ज़्यादा पैसे देने के लिए। आजकल ये कंपनीज भी जो हैं इसके लगभग बराबर ही पैसे दे रही हैं। तो फैंग मूला और ये सब भी DSA पूछते हैं। ठीक है, तो DSA बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो गया है आज के डेट में। प्रोसेस जो है इन कंपनीज का काफ़ी स्टैंडर्ड हो गया है। वो लोग 5 साल के एक्सपीरियंस वाले को भी डेटा स्ट्रक्चर पूछते ही पूछते हैं। तो अगर आप कॉलेज में हैं तो आप ये समझ जाइए कि डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी भर के लिए हो गया है। अगर आपको आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो कुछ और प्लान है इंजीनियरिंग के बाद, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है और आगे जाके अच्छी अच्छी कंपनी में काम करने हैं तो DSA बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब DSA जो है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस तरह से कि आप इन बड़ी बड़ी कंपनीज के टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर लें। तो कॉलेज में जो लोग अभी हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा और सिलेबस होगा वो थोड़ा एडवांस होगा। मैं पढ़ाऊँगा इजी लेवल से, लेकिन एडवांस टॉपिक भी पढ़ाऊँगा। एडवांस होगा इसका मतलब ये हुआ
कि मैं बेसिक से शुरू करूंगा और एडवांस बातें भी बताऊंगा। मैं सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा कि आपके कॉलेज में काम आए, मैं इतना बताने जा रहा हूं कि जॉब्स में काम आए। ठीक है, तो सिलेबस काफ़ी बड़ा होगा। मैं इस डीएसए के प्ले लिस्ट में लगभग 250 से 500 वीडियो डालने वाला हूं। ठीक है, 250 से 500 वीडियो इस प्लेलिस्ट में मैं डालने वाला हूँ। 500 से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जो डीएसए पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें मैं कॉलेज का सिर्फ सिलेबस नहीं कवर करने वाला हूँ, बल्कि बहुत कुछ कवर करने वाला हूँ। तो कॉलेज के स्टूडेंट को भी मैं यही कहूँगा कि आप मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करें, क्योंकि आपको भी आगे जाके बड़ी कंपनियों में काम करने हैं। आपके पास अभी बहुत समय है, आप सेकेंड ईयर में होंगे, तो आप क्या करें, डीएसए प्रैक्टिस करते रहें। भले ही सेकेंड ईयर खत्म हो जाए, आप डीएसए में पास कर जाएं, लेकिन थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सारी ईयर में आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ें ही पढ़ें और ज़्यादा ध्यान इधर ही दें, क्योंकि फाइनली जो है नौकरी ही काम आता है। नंबर काम बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। नंबर एक बस क्राइटेरिया होता है कि अगर आपका 7 CGPA है तो आप इस कंपनी में बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नंबर कहीं काम नहीं आता है। ठीक है, मेरा खुद के कॉलेज में 8.35 CGPA था। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम अपना मार्कशीट देखा फाइनल ईयर में, आज 6 साल हो गए, 6 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने मार्कशीट खोल के भी नहीं देखा, मुझे वो मार्क्स कहीं काम नहीं आया। ठीक है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का जो नॉलेज था वो काम आएगा, हमेशा आएगा। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर को एकदम ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर हम किस लैंग्वेज से पढ़ें। डेटा स्ट्रक्चर जो है आपको पता होगा, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसको पढ़ने के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, C++, जावा, कुछ भी। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं C++ या जावा, C++ या जावा प्रीफर करते हैं। ठीक है, मैं जो हूँ आपको 2 लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा, C में और C++ में। ठीक है, C और C++ में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। C में इसलिए पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट को C को ही यूज करके डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। ठीक है, और C++ इसलिए क्योंकि जॉब वगैरह में C++ यूज करके डेटा स्ट्रक्चर के सवाल को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, थ्योरी तो आपको बता दूंगा, थ्योरी तो कॉमन होगा, उसको किसी लैंग्वेज से क्या लेना देना हो, C हो, C++ हो, जावा हो, क्या लेना देना है। तो थ्योरी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, सबसे पहले मैं थ्योरी बताऊंगा। उसके बाद क्या करूंगा, एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम का भी कोई लैंग्वेज से लेना देना नहीं है। एल्गोरिदम मतलब लॉजिक, समझिए आप, लॉजिक बताऊंगा, तो उसको भी C++ से क्या लेना देना है। लास्ट में मैं कोड करूंगा, कोड में लैपटॉप पे करूंगा, कोड जो है मैं लैपटॉप पे करके दिखाऊंगा, और कोड में 2 लैंग्वेज में करूंगा, C में और C++ में। तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, कोई भी टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर में शुरू करूंगा तो पहला पार्ट थ्योरी होगा, थ्योरी थोड़ा बहुत होगा। फिर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में जो सवाल हम लोग सॉल्व करने जाएंगे उसका एल्गोरिदम, उसका लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो सॉल्व किया हमने इसका पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग कोड लिखेंगे, कोड हम लोग लैपटॉप पे लिखेंगे। ठीक है, तो आइए अब एक नज़र हम लोग सिलेबस पे डाल लेते हैं। ठीक है, सिलेबस पे हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं कि हमारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होगा डेटा स्ट्रक्चर क्या है, अगर नहीं पता है तो मैं एक लाइन का डेफिनेशन आपको बता के समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या। उसके बाद हम लोग पूरा सिलेबस देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस ऑर्डर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आज का वीडियो खत्म करेंगे और लास्ट में मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ जो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आपको नौकरी पाने में मदद करेंगे और साथ ही साथ आपके कुछ समय कैसे बचाएं हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन देखेंगे, फिर सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो आइए अब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के डेफिनेशन देख लें, उसके बाद बस देखेंगे। तो सबसे पहले ये बता दूं कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम ये 2 अलग अलग चीज़ है। डेटा स्ट्रक्चर एक चीज़ है, एल्गोरिदम दूसरा चीज़ है। क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर इसमें क्या क्या है, डेटा है और स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले डेटा क्या होता है ये बताइए। कोई भी इंफॉर्मेशन उसे हम डेटा बोलते हैं, जैसे
5, 6, 7, 8 क्या है? ये सब डेटा है। ए बी सी ये सब क्या है? डेटा है। किसी का नाम जैसे लिख लीजिए राम, श्याम, ये सब क्या? ये सब डेटा है कि नहीं? तो ये सब हो गए डेटा। अब इस डेटा को जहां हम स्टोर करेंगे, जमा करेंगे, उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। जैसे एरे, एरे आप सबको पता होगा। ठीक है। एरे क्या करता है? एरे जो है एक जैसे डेटा को एक साथ जमा करता है, मतलब अगल बगल के मेमोरी लोकेशन में जमा करता है एक जैसे डेटा को। जैसे 5, 6, 7, 8 ये सब क्या है? इंटीजर है। सारा सारा का सारा इंटीजर है ना। तो ये सारे एक जैसे डेटा है। डेटा टाइप इनका एक है। ठीक है। तो एरे क्या करता है? इन सब को अगल बगल के मेमोरी लोकेशन में जमा करने का सुविधा देता है, स्टोर करने का सुविधा देता है। तो हम यहाँ रख सकते हैं 5, 6, 7, 8 और एक नंबर होता 9, तो 9। तो एरे जो हो गया वो हो गया डेटा स्ट्रक्चर। एरे क्या है? डेटा स्ट्रक्चर। अब जो लोग C++ पढ़े हैं तो आपको एक बात बता दूं कि आपको एक डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है, एरे। जिन लोगों को नहीं पता है, हमारे अगले वीडियो में एरे आएगा। ठीक है। तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो एक तो हो गया एरे। और कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर हैं तो मैं आपको बता दूं। लिंक्ड लिस्ट, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। फिर हो गया स्टैक। ठीक है। फिर हो गया क्यू। फिर आ जाएगा ट्री। ट्री में बहुत तरह के ट्री हैं, बाइनरी ट्री हैं, बाइनरी सर्च ट्री हैं, बहुत तरह के हैं, वो सब पढ़ेंगे। फिर हो गया ग्राफ। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं। अब अगला पार्ट है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? डेटा पे जो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, डेटा पे जो ऑपरेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। तो अभी मैं आपको एक दो आसान सा एल्गोरिदम का उदाहरण देता हूँ। पढ़ेंगे तो हम एक से एक एल्गोरिदम, अभी जैसे आसान एल्गोरिदम का उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे पास डेटा है 5, 6, 7, 8, 9, वो सब कहाँ स्टोर है? डेटा स्ट्रक्चर में। कौन से डेटा स्ट्रक्चर में? एरे में। अब इन डेटा पे क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं? बहुत कुछ हो सकते हैं। एक ऑपरेशन का मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन में हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि ये जो तुम्हारा एरे डेटा स्ट्रक्चर है, बताओ इसमें 15 है क्या? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 15 नहीं है। तो सर्च ऑपरेशन बताएगा कि 15 नहीं है। ठीक है। हम बोलेंगे बताओ 7 है क्या? तो सर्च करेगा 5 है, 6 है, 7 है, हाँ 7 है। तो ये सर्च एल्गोरिदम हुआ। ये जो बता रहा है ना कि 15 नहीं है, 7 है, कैसे बता रहा है? तो ये होता है एल्गोरिदम के मदद से, यानी इस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर एक ऑपरेशन किए हम, सर्च ऑपरेशन, उसी के मदद से हमको पता चला। तो सर्च एल्गोरिदम के मदद से ये जो ऑपरेशन हुआ ना, सर्च ऑपरेशन, इसी को बोलते हैं सर्च एल्गोरिदम। समझ गए? तो सर्च एल्गोरिदम के मदद से हमको पता चला कि इस एरे में कौन कौन से डेटा हैं। ठीक है। तो एल्गोरिदम आप समझ गए क्या होता है? डेटा पे ऑपरेशन को एल्गोरिदम बोलते हैं। पहला हुआ सर्च ऑपरेशन यानी कि सर्च एल्गोरिदम। दूसरा एल्गोरिदम क्या लगाना है? अगर आपको बोला जाए कि इसको जो है ना 5, 6, 7, 8, 9 को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो क्या होगा? 9 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ रहेगा, 6 यहाँ रहेगा, 5 यहाँ रहेगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया। तो ये हो गया एक अलग एल्गोरिदम, इसको बोलते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सॉर्टिंग एल्गोरिदम डेटा को असेंडिंग, डिसेंडिंग या फिर किसी भी तरीके से अरेंज करने का, कोई एक लॉजिकल तरीके से डेटा को अरेंज करना हमको। तो ये जो ऑपरेशन हमने किया कि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उसको बोलते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो इसी तरह का हम लोग बहुत सारा एल्गोरिदम पढ़ेंगे। ये सारे एल्गोरिदम हम लोग अभी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सर्च एल्गोरिदम के भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग भी बहुत तरह का होता है, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, रेडियस सॉर्ट, तो वो सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो हम करेंगे क्या कि हम लोग हर डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और उस पर लगने वाले एल्गोरिदम को भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अपने पूरे सिलेबस में हम लोग यही करने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उस पर लगने वाले एल्गोरिदम पढ़ेंगे।
तो मैं क्या करूँगा कि मेरा जो प्लेलिस्ट होगा ना, एक प्लेलिस्ट तो ये होगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का, वो क्या करेगा सारे वीडियोज उसमें रहेंगे एक ही प्लेलिस्ट में, ठीक है। और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा कि यही प्लेलिस्ट को मैं और अलग अलग प्लेलिस्ट में भी डिवाइड कर दूंगा। जैसे लिंक लिस्ट का एक प्लेलिस्ट होगा, स्टैक का एक प्लेलिस्ट होगा, क्यू का, ट्री का, ग्राफ का। तो आप क्या करें, या तो ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का पूरा प्लेलिस्ट सुन लें, जिसमें करीब मैंने आपको बताया कि 250 से 500 वीडियोज होंगे। या अगर आप कोई टॉपिक वाइज सुनना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपने लिंक लिस्ट पहले ही कहीं से पढ़ के रखा है, आपको लिंक लिस्ट नहीं जानना है, तो आपको स्टैक जानना है, क्यू जानना है, ट्री जानना है, ग्राफ जानना है, तो इन सबों का पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मैं अपने प्लेलिस्ट को दो तरीके से अरेंज करने वाला हूँ। एक तो हो जाएगा कंप्लीट प्लेलिस्ट और दूसरा हो जाएगा टॉपिक वाइज, ठीक है। तो इस तरह से मेरा प्लेलिस्ट रहेगा। तो या तो आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए या टॉपिक वाइज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। दोनों में एक ही वीडियो होगा, ये आप समझ जाइए। कंप्लीट प्लेलिस्ट में क्या होगा, लिंक लिस्ट के वीडियो होंगे, स्टैक के वीडियो होंगे, क्यू के वीडियो होंगे, सारे होंगे एक ही प्लेलिस्ट में। जबकि टॉपिक वाइज जो प्लेलिस्ट होगा उसमें क्या होगा, लिंक लिस्ट का एक अलग प्लेलिस्ट होगा, स्टैक का अलग प्लेलिस्ट होगा, क्यू का अलग प्लेलिस्ट होगा, बस, ठीक है। चूंकि आज हमारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का पहला दिन था, तो मैंने आपको बोर्ड पे कुछ बातें बता दी। अब क्या करेंगे, हम लोगों को मेन पढ़ाई स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वो मैं कैसे करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको नोट पैड पे, नोटबुक पे या नोट पैड पे थ्योरी समझाऊंगा और एल्गो भी समझाऊंगा, ठीक है। और कोडिंग जो है वो लैपटॉप पे होगा। तो मेरा पढ़ाने का तरीका आप समझ रहे हैं, ठीक है। नोटबुक पे हम लोग थ्योरी और एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कोडिंग जो होगा वो लैपटॉप पे होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम लोग जल्दी जल्दी सिलेबस को पूरा कर पाएंगे और आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अगले लेक्चर से हम लोग मिलते हैं। तो अगला लेक्चर हमारा क्या होगा, अगला लेक्चर जो है हमारा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे हमारा अगला लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे टॉपिक जो कि आपको जानना जरूरी है डेटा स्ट्रक्चर जानने के लिए, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट टाइप हो जाएगा वो, ठीक है। वो प्री रिक्विजिट टाइप हो जाएगा, कुछ ऐसे टॉपिक जो कि जानना बहुत ज़रूरी है डेटा स्ट्रक्चर जानने के लिए, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो हैं एरे से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लिंक लिस्ट, और फिर चलते जाएंगे, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। 500 वीडियो मेरा टारगेट है, 500 वीडियो यानी कि 500 अलग अलग तरह के सवाल और थ्योरी के साथ, ठीक है। तो इतना कुछ कर लेने के बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो डीएसए के इस लंबे सफ़र में आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ, वो ये कहूँगा कि आप ज़्यादा अलग अलग वीडियोज ना देखें। आपको जो वीडियोज पसंद है, जिनके भी वीडियोज पसंद हैं वही देखें, ठीक है। उसी को देखें और एक ही को देखें। एक ही को आप 5 बार देख लें, 5 अलग अलग वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फ़ायदा कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। जब एक बार वीडियो देख लें, जब आप एक बार वीडियो देख लें तो फिर उस क्वेश्चन को उसी दिन प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसी दिन उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, उससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग इस तरह के वीडियो ज़्यादा देखते हैं कि इस इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है। उस तरह के वीडियो एक देख लिया काफ़ी है, ठीक है। अगर हर बार उसी तरह के वीडियोज आप देखेंगे और आप ये डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम ये सब को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेन आपका यही है, 90% काम आपका यही करेगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। 10% काम आपका वो करेगा कि कैसे उस इंटरव्यू को क्रैक करना है, ठीक है। तो आप जो है डेटा स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करें, यही असली मोटिवेशन है। जैसे जैसे आप सवाल बनाते जाएंगे आप अपने आप मोटिवेट होते जाएंगे, ठीक है। आपको अलग से मोटिवेशन वीडियो का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक आध वीडियो आप देख लीजिए किसी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि अमेजोन में कैसा क्या पूछा, माइक्रोसॉफ्ट में कैसा क्या पूछा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी तरह के माइक्रोसॉफ्ट में क्या पूछा 10 अलग अलग वीडियो देख रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है।
हर जगह हर वीडियो में एक ही बातें बताई जाती है, क्योंकि प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस पे करें, वही काम देगा। ठीक है।